हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग और मॉडल सेट 1 का ही एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में था। और यह जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम को हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। इक्विलिब्रियम है क्या? यह इक्विलिब्रियम तो एक सिंपल सा भाषा में यदि हम लोग बोलें इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम वह स्टेज होता है व्हेन द रेट्स ऑफ टू अपोजिट प्रोसेसेस आर इक्वल। कि जब कभी भी दो अपोजिट प्रोसेसेस का रेट बराबर हो जाए तो वह स्टेज कहलाता है इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हम लिख रहे हैं, उस रिएक्शन में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। सो ए यहाँ हुआ रिएक्टेंट और बी यहाँ हुआ प्रोडक्ट। ऐसा तो किसी रिएक्शन में बेसिकली यही होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट में बदलते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं या होते ही हैं, ज़्यादा हो या कम हो, होंगे ही होंगे। मतलब वापस बी बदलने लगेगा ए में, मतलब कि इस बार रिएक्शन ऐसा होने लगेगा, मतलब कि बी जो है वहाँ प्रोडक्ट था, अभी रिएक्टेंट हो जाएगा, और ए रिएक्टेंट था, ई जो है सो अब यहाँ क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट फिर वापस रिएक्टेंट में भी बदलने लगे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। में रिवर्स हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आया। एंड ऑल दी केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर टू मोर और लेस एक्सटेंट। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप पढ़े हो या फिर जो पढ़ोगे, एक बात याद में रखना कि सारे केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हाँ कोई ज़्यादा होते हैं कोई कम। तो जो रिएक्शन बहुत कम रिवर्सिबल होते हैं वैसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल मानते ही नहीं हैं, इररिवर्सिबल बोलते हैं। लेकिन वैसा कोई रिएक्शन नहीं है जो रिवर्सिबल ना हो। मतलब किसी भी रिएक्शन में आप 100% प्रोडक्ट की उम्मीद करते हो कि जो भी रिएक्टेंट लियो इसका 100% प्रोडक्ट में बदल जाए, तो यह काफ़ी रेयर होता है। किसी भी रिएक्शन में 100% प्रोडक्ट का यील्ड जनरली नहीं होता है। तो 100% प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100% प्रोडक्ट बना नहीं, बना 100%, लेकिन यही 100% में फिर 5-10% वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, तो फाइनल यील्ड इसका 90 या 80% होगा, जितना रिएक्टेंट में बदला उसको छोड़ करके। समझ गए? तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। जो ज़्यादा रिवर्सिबल है वैसे रिएक्शन को रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो कम है वो इरिवर्सिबल की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब उसको रिवर्सिबल नहीं मान के चलते हैं। तो जब ये जो दो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो दो रिएक्शन मतलब ऐसे ना हुआ, एक ए बदला बी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब फिर बी बदल जाए ए में, मेरा प्रोडक्ट वापस बदल जाए रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है रिवर्सिबल में, एक फॉरवर्ड जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाएगा, और दूसरा बैकवर्ड जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ आएगा। और जब यह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज, समतुल्य अवस्था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य मतलब एक जैसा तुलना करने लायक, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड का। तो यह इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ही अप्लाई नहीं होता है। हम क्या बोले कि इक्विलिब्रियम वह स्टेज है जब दो अपोजिट प्रोसेसेस का रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जैसे मान लो कि आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो पढ़ते हो याद कर रहे हो तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ। लेकिन होता है कि जब चीज़ों को हम लोग याद करते हैं तो फिर 1-2 दिन में भूलने भी लगते हैं, तो बैकवर्ड प्रोसेस हुआ। चीज़ों को पढ़ के याद करना फॉरवर्ड प्रोसेस, उन्हीं याद चीज़ों को भूल जाना बैकवर्ड प्रोसेस। तो जब
याद करने का रेट भूलने के रेट के बराबर हो जाए, मतलब जितना आप पढ़ रहे हो, जिस स्पीड से पढ़ रहे हो उसी स्पीड से भूल भी रहे हो, जिस स्पीड से आप चीज़ों को याद कर पा रहे हो उसी स्पीड से चीज़ों को भूलते जा रहे हो। तो यह जो सिचुएशन है कि याद करने और भूलने का रेट बराबर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। क्योंकि याद करना और भूलना ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है, और यही दोनों अपोजिट प्रोसेस का रेट बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाएगा। अब वैसा कोई व्यक्ति है क्या जो चीज़ों को भूलता ना हो? कोई भी चीज़ देख लिया हो या याद कर लिया हो, कोई जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई का चीज़, कुछ भी, तो भूलता ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। मतलब हर व्यक्ति में भूलने का टेंडेंसी होता है, मतलब रिवर्सिबल का, मतलब कि रिवर्सिबल टेंडेंसी उसमें है। चीज़ों को देख के याद कर लिया फिर भूल भी रहा है। हाँ, कुछ लोग वैसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, मैंने देखे याद नहीं रहा तुरंत भूल गया, तो वैसे लोगों को हम लोग भुलक्कड़ आदमी बोलते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल हो गया। कुछ व्यक्ति होते हैं जो चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं, जिनका मेमोरी पावर ठीक होता है। ऐसा बात नहीं कि वे नहीं भूलते हैं, भूलते वे भी हैं लेकिन बहुत कम। तो हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं भूलता है, ऐसा बात थोड़ी, नहीं भूलता है, कम भूलता है, इसलिए उसको भुलक्कड़ नहीं बोल रहे हैं। तो भुलक्कड़ बोल रहे हो आप कि भूलने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब वो रिवर्सिबल हुआ। भुलक्कड़ नहीं बोल रहे हो मतलब कि वह रिवर्सिबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीज़ों को भूलता नहीं है, भूलता है लेकिन बहुत कम। तो जैसे कोई भी व्यक्ति चीज़ों को ना भूलता हो ऐसा नहीं है, उसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो ऐसा नहीं है। ज़्यादा रिवर्सिबल है तो उसको बोल देते हैं रिवर्सिबल, कम है तो उसको रिवर्सिबल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ बताया कि चीज़ों को ज़्यादा भूल रहा है तो भुलक्कड़ बोलेंगे, कम भूलेगा तो नहीं बोलते हैं भुलक्कड़ वैसे व्यक्ति को हम लोग। समझ गए? सो इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज व्हेन द रेट्स ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इक्वल, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और फिर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आए। अब यह एक इक्विलिब्रियम जो है ना, ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर ही चूंकि इस टॉपिक पे है, मतलब कितना वाइड कंसेप्ट होगा यू कैन इमेजिन। और इक्विलिब्रियम के लिए एक बड़ा ही यूनिवर्सल सा प्रिंसिपल है, उसी को पूछा है मॉडल सेट में। तो हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम तो समझ गए ना क्या है सो। अब जो आया है मॉडल सेट में वह है इस प्रिंसिपल के बारे में लिखना है, नाम है यह। इसको लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देते हैं, कोई ली चैटेलियर बोलता है तो कोई ली सैटेलियर बोलता है। आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे जो इसका हिंदी लिखा हुआ है वह है ला सातेलिए, मतलब इस आर का कहीं प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, ला सातेलिए सिद्धांत ऐसा नाम है, ला सातेलिए। क्या बोलता है जरा इसको हम लोग समझते हैं, और स्टेटमेंट पहले इसका हम लोग लिखें, ला सातेलिए प्रिंसिपल का। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए रिवर्सिबल chemical reaction is in equilibrium and one of the factors establishing the equilibrium such as temperature, pressure and concentration each changed. तो the equilibrium will shift
in that direction, will shift in that direction which has tendency to cancel the effect of change। इसी को सिंपल वे में यदि हम लोग लिखें तो है when या stress is applied on a system in equilibrium, the system will tends to adjust itself so as to reduce the stress। समझते हैं इस स्टेटमेंट को। सिंपल सा स्टेटमेंट तो है नहीं, पढ़ने से लग ही रहा होगा। तो क्या इसका पूरा मतलब है डिटेल में हम लोग देखते हैं। इक्विलिब्रियम वाला बात समझ गए ना। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, कि जैसे वही बात कि ए से बी बन रहा है तो बी वापस ए में बदले तो रिवर्सिबल, ए बी में बदल रहा है यह प्रोसेस कहलाएगा फॉरवर्ड प्रोसेस, बी वापस ए में आ जा रहा है तो यह प्रोसेस कहलाएगा बैकवर्ड। और जब यह रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस का, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक, अब यह इक्विलिब्रियम कब आएगा, मतलब कब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस इक्वल होगा, यह डिसाइड करता है उस रिएक्शन कंडीशन का टेम्परेचर, उसके लिए प्रेशर, और जो यहाँ रिएक्टेंट लोगे उसका कंसंट्रेशन। ये तीन चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आएगा। जैसे हम क्या बोले कि आप चीज़ों को याद कर रहे हो और उसको भूलते जा रहे हो, तो याद करना और भूलना ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हुए। अब आप किस स्पीड से भूल रहे हो यह डिसाइड करेंगे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, कि आपका दिमाग कितना अशांत रह रहा है, दिमाग कितना भटका हुआ है। और दिमाग भटकता कैसे है, तो आलतू फालतू चीज़ों को कंसिडर करके, बिना मतलब का कोई चीज़ करके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्निकल चीज़ का यूज करोगे फिर भी मेमोरी पावर कम होते जाता है। तो जैसे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ यूज कर रहे हो, रात दिन मोबाइल में घुसे हुए हो, तो रात दिन मोबाइल में घुसे हुए ना तो देखोगे कि फिर किताब को देखने या छूने का मन नहीं करता है। और उस केस में जो चीज़ों को आप याद करोगे बड़ा जल्दी भूलते भी जाओगे, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगा देखने का, रटने का, चीज़ों को और उसको लिखने का आदत ख़त्म होते जाता है। तो यहाँ ये सारे जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे, वे डिसाइड करेंगे कि तुम भूलते कितना हो, मतलब तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेज कब आएगा। तो उसी प्रकार से कोई भी केमिकल रिएक्शन जब ऐसे होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, और जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होगा, तो ये कब इक्वल होगा यह डिसाइड करता है उस रिएक्शन कंडीशन का टेम्परेचर, प्रेशर और साथ ही साथ कंसंट्रेशन। ठीक, अब मान लो कि यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है और उस दरमियान आप क्या किए कि टेम्परेचर चेंज कर दिए। इक्विलिब्रियम में मतलब कि टेम्परेचर चेंज किया, मतलब टेम्परेचर को आप बढ़ा सकते हो या फिर टेम्परेचर को घटा सकते हो, चेंज माने कुछ भी कर दो। तो मान लो कि आप क्या किए कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन था और उस दरमियान आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये रिएक्शन चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम में ही रहे, इसलिए तुम जो टेम्परेचर बढ़ाए हो वो रिएक्शन चाहेगा कि वही टेम्परेचर उसका कम हो जाए, ताकि वापस वह किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए। तो यही जो बात लिखा गया है स्टेटमेंट, इसी को हम लोग लासातलीय प्रिंसिपल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कि जब भी कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और उस इक्विलिब्रियम को निर्धारित करने वाले फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर उस चेंज को कैंसिल करने का इफेक्ट हो।
टेंडेंसी हो। मतलब वही बताए कि यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा दिए तो वह रिएक्शन चाहेगा कि हम उधर जाएं जिधर टेम्परेचर घट जाए, मतलब या तो फॉरवर्ड जाएं या बैकवर्ड जाएं। तो मान लो कि फॉरवर्ड जाने से इसका टेम्परेचर घट रहा है तो फॉरवर्ड ही जाएगा, बैकवर्ड आने से टेम्परेचर घट रहा है तो बैकवर्ड आएगा। उसी प्रकार से मान लो कि इस रिएक्शन के लिए आप प्रेशर बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा दिए तो इसका इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा, काहे कि एक निश्चित प्रेशर पे इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, और उस केस में आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो मतलब इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वह रिएक्शन चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम में बने रहें, तो क्या करेगा कि जो प्रेशर आप बढ़ाए हो उसी को कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए या तो फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा या तो बैकवर्ड की तरफ, जिधर प्रेशर कम होगा उधर चला जाएगा वह रिएक्शन। समझ रहे हो? मतलब यदि आप कुछ चेंज किए हो तो वह रिएक्शन चाहेगा कि वह चेंज ना हो, वो चेंज उसके लिए हो ही ना, और पहले के जैसा इक्विलिब्रियम में बने रहे, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। इसी का जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको भी समझ सकते हो कि व्हेन या स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन या सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल टेंड टू एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। कि कोई भी सिस्टम यदि स्ट्रेस में है, देखो यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में कोई रिएक्शन हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आदमी जानवर कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति को लेकर के हम लोग चलें तो मान लें कोई व्यक्ति एक सिस्टम है, ठीक, और वह व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, परेशान है किसी भी कारण को लेकर के। तो जब कोई व्यक्ति परेशान होता है किसी भी चीज़ को लेकर के तो वह चाहता है कि वैसा कुछ करे जिससे उसका परेशानी दूर हो जाए, जो तनाव बना हुआ है उसके लिए वह तनाव खत्म हो जाए, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाए। तो यही तो है ला सातलीय प्रिंसिपल, सिद्धांत, कि कोई भी सिस्टम यदि तनाव में है चाहे जिस वजह से हो, जैसे मान के चलो कि अभी ठीक आप कर रहे हो कि रोज़ कमा रहे हो, रोज़ खा रहे हो, रोज़ कमा रहे हो, रोज़ खा रहे हो, इक्विलिब्रियम में बने हुए हो, ठीक। किसी दिन हुआ या कि खर्च आपका बढ़ गया, अचानक से वैसा कोई फंक्शन हो गया, कोई काम हो गया, कोई आ गए, कुछ वैसा इंसिडेंट हो गया जिस दिन अचानक से खर्च बढ़ गया। इनकम आपका उतना ही है लेकिन खर्च अचानक से बढ़ गया, मतलब जो आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए हुए था कि जितना कमाए उतना खर्च किए गए, कोई टेंशन नहीं रहा, अचानक से वह कंडीशन चेंज हो गया, खर्च आपका बढ़ गया, तो आप तनाव में चले जाओगे क्योंकि खर्च बढ़ गया। तो आप फिर कर्ज लेना होगा, और कर्ज लिए मतलब स्ट्रेस में आ गए कि दूसरे से पैसा लिए हैं उसको एक्स्ट्रा देना होगा, या बीच में क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। तो आप चाहोगे कि जितना जल्दी हो सके उसका कर्ज खत्म हो जाए, हम उसको पैसा लौटा दें, मतलब कर्ज लेने के बाद आप वैसा कुछ करोगे जिसके चलते उसका कर्ज आप लौटा पाओ, अपने आप को वैसे ही एडजस्ट करोगे ताकि आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए। दिस इज द सातलीय प्रिंसिपल। यही है कि कोई भी सिस्टम स्ट्रेस में है, स्ट्रेस का वजह जो भी हो तो वह सिस्टम चाहेगा अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करना कि उसका जो स्ट्रेस है वह क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। या फिर रिएक्शन के टर्म में ये वाला स्टेटमेंट हो गया कि जब भी कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये तीनों में से कोई एक को चेंज कर दिया जाए तो वह इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन का उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा। क्या है कि इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर है, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, लेकिन जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए तब वो किधर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका जो आप चेंज किए हो वो ख़त्म किधर से होता है। माने यदि चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने से ख़त्म होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा, बैकवर्ड आने से ख़त्म होता है तो बैकवर्ड ज़्यादा आएगा। या फिर इस स्टेटमेंट को समझ लो, बड़ा आसान सा है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। 3 चीज़ें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। जो मॉडल सेट में है उसमें केवल कंसंट्रेशन की बात किया है, तो हम लोग तीनों को समझेंगे। हो सकता है यहाँ कंसंट्रेशन की बात किया एग्जाम में, टेम्परेचर और प्रेशर वाला पूछ दे। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ लेते हैं, पूरा इसको बता ही देते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो 2 प्रकार का रिएक्शन होता है, एक इंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। कि जैसे कोई रिएक्टेंट है और यह रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तब प्रोडक्ट में बदल रहा है, मतलब डेल्टा H इसके लिए पॉजिटिव होगा, मतलब कि यह इंडोथर्मिक प्रोसेस है ऐसा। और दूसरा केस मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट है वह प्रोडक्ट में बदल रहा है और इस दरमियान हीट इवॉल्व कर रहा है,
मतलब डेल्टा एच का वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव होगा और यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, ऐसा। ठीक, दो प्रकार के रिएक्शन, मतलब समझेंगे हम लोग ध्यान से। रिएक्टेंट को यहाँ हीट दे रहे हैं तो यह हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तरफ जा रहा है तो प्रोडक्ट के तरफ जाने से देखो हीट गायब हो गया, मतलब उधर जाने से उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो यह जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब मान लो कि तुम इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यार रिएक्शन उधर जाएगा जिधर टेम्परेचर इसका घटेगा। तो टेम्परेचर घट किधर रहा है? प्रोडक्ट की तरफ जाने से ना, क्योंकि यह हीट ही एब्जॉर्ब कर लिया और प्रोडक्ट में बदल गया, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाने से इसका हीट खत्म हो गया। मतलब हो सकता है यह हीट इसके बॉन्ड को तोड़ा हो या कुछ भी किया हो, ऐसा। तो यदि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसके लिए आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वह रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब तेज़ी से प्रोडक्ट में बदलेगा। या ऐसे समझो ना कि इसमें रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब प्रोडक्ट में बदल रहा है, मतलब इसको हीट एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये चाहेगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, उतना जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा। तो जो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब कि इसका एनर्जी ही बढ़ा रहे हो ना, तो जल्दी से प्रोडक्ट में बदलेगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वैसे रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अब ज़रा इसको देख लो कि यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है और हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ रिएक्टेंट की तरफ हीट नहीं है, जबकि यहाँ प्रोडक्ट की तरफ हीट भी है। तो यहाँ प्रोडक्ट प्लस हीट है, मतलब इधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ केवल रिएक्टेंट है, मतलब इधर वाला टेम्परेचर क्या है? कम है। अब इस केस में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिसार्टलियर प्रिंसिपल के अनुसार कि यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वह उधर शिफ्ट करेगा जिधर टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर कम किधर है? प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड? रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन इधर होने लगेगा। मतलब यदि कोई रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है और वैसे रिएक्शन में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वह प्रोडक्ट की तरफ नहीं बदलेगा, बल्कि वह प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट की तरफ आने लगेगा, मतलब ऐसे रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। इसीलिए यदि रिएक्शन के दरमियान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वैसे रिएक्शन में हमेशा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और यदि रिएक्शन के दरमियान एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वैसे रिएक्शन में हमेशा एक लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यह टेम्परेचर का इफेक्ट समझ गए। बस इतना सा याद रखो, नहीं भी क्लियर हुआ तो इस बात को कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट घटेगा, मैंने बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसे नमक को आप पानी में डिजॉल्व करोगे तो वह हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब हुआ कि नमक को जितना गर्म पानी में घोलोगे वह उतना ज़्यादा घुलेगा। लेकिन वही चूना को पानी में घोलते हैं तो देखते हो पानी ही गर्म हो जाता है, क्योंकि वह चूना हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक है। तो उस केस में चूना को यदि आप गर्म पानी में घोलोगे तो कम घुलेगा। तो ये सब लासातेलियर प्रिंसिपल के अनुसार है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम लोग जानते हैं PV = nRT। इसको लिखो P = nRT/V। R गैस कांस्टेंट है, T और V को भी कांस्टेंट मान लो, पूरे चीज़ को क्या मान लो? कांस्टेंट। तो यहाँ से P प्रोपोर्शनल हो जाएगा N का, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक। अब हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, देखोगे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दो गैस आपस में मिल करके बनाते हैं अमोनिया गैस, और यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट सकता है। और एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें PCl5 गैस जो है बदलता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, यह भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मैंने PCl3 और Cl2 वापस कंबाइन करके PCl5 बना सकता है। ये दोनों हुए रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस टू आर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कितना मोल है? 1 मोल नाइट्रोजन का है प्लस 3 मोल हाइड्रोजन का है, तो टोटल मोल्स हुए 4। इधर प्रोडक्ट का कितना मोल है? 2। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो इस प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर घटेगा।
तो प्रेशर किधर घटेगा, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स का, तो प्रेशर घटने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा। तो रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल है, प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल है, मतलब जैसे ही रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है, मतलब प्रेशर घटेगा। तो यदि इस रिएक्शन के लिए आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यह रिएक्शन उस तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन वही इस रिएक्शन की हम लोग बात करें तो इधर देखो 1 मोल है PCl5 का, जबकि इधर 1 + 1 2 मोल है, मतलब इसमें प्रेशर घट रहा है इधर राइट टू लेफ्ट आने से। तो यदि तुम इस रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाओगे तो यह रिएक्शन उधर जाएगा कि इधर आएगा, वह डिपेंड करता है कि प्रेशर घट किधर रहा है। तो प्रेशर घट किधर रहा है, इधर आने पे PCl5 की तरफ आने से। तो इसके लिए प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में गया, लेकिन इसके लिए प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन उल्टा आ गया। मतलब यदि आप अमोनिया गैस बनाना चाह रहे हो तो अमोनिया तब बनेगा ज़्यादा जब तुम प्रेशर को हाई रखोगे, लेकिन वही तुमको PCl5 को तोड़ना हो तो PCl5 को तोड़ने के लिए यदि तुम प्रेशर हाई रखोगे तो फिर वापस इधर ही आ जाएगा, मतलब PCl5 टूटेगा नहीं, जो टूटा हुआ है और धीरे धीरे जुड़ते जाएगा। इसलिए इसको तोड़ने का तरीका है कि आप प्रेशर को कम रखो, तभी उधर जाएगा जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, मतलब कि प्रोडक्ट हट जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या है ला सातेलिए प्रिंसिपल्स हो। तो यह हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, थोड़ा सा नया चीज़ है, उटपटा है, प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आने वाला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ऐसे कई रिएक्शंस दिए रहेंगे, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन हाई प्रेशर पर फेवरेबल है। तो हाई प्रेशर पर फेवरेबल होने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट शायद नंबर ऑफ मोल्स कम होना चाहिए। लो प्रेशर पर फेवरेबल होने का मतलब हुआ प्रोडक्ट शायद नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा। और इस सारा का सारा इस ला सातेलिए प्रिंसिपल के चलते है, जो इक्विलिब्रियम को जो है डिसाइड करता है। और एक अंतिम अब इसमें आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जो पूछा है मॉडल सेट में। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, या पढ़ना है इक्विलिब्रियम में ला सातेलिए प्रिंसिपल, लेकिन हर चैप्टर में आएगा, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, सब जगह आता है, ये बड़ा ही कॉमन सा चीज़ है। तो लास्ट में अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें A से B, ठीक है। यह A है रिएक्टेंट और B है प्रोडक्ट, ठीक। हम चाह रहे हैं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बदले किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसके लिए 2 काम आप करोगे। पहला काम किया, जो रिएक्टेंट ये है इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोगे। और दूसरा बात कि यदि इसका अमाउंट ज़्यादा लिए तो फिर वह उधर जाएगा जिधर इसका अमाउंट घटेगा। तो इसका अमाउंट घट किधर रहा है, प्रोडक्ट में बदलने से। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यदि रिएक्टेंट का लोगे तो यह ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्ट के रूप में ही बदलेगा। लेकिन मान लो कि आप B का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हो, तो जब तुम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इस केस में रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर इसका घटेगा कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम किधर है, रिएक्टेंट के साइड, मतलब इस केस में यह रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा। यदि रिएक्टेंट का मात्रा ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, और यदि प्रोडक्ट का मात्रा ज़्यादा है तो ये बैकवर्ड आ जाएगा। इसीलिए कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, इसके लिए 2 काम हम लोग करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाते जाते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट बनते जाएगा इसको हटाते जाओ। जैसे मान लो कि 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, तो ये जो 10% प्रोडक्ट बना इसको यहाँ से हटा दो, तुरंत हटा दो, उसको अलग कर दो, रिएक्शन कंडीशन से उसको हटा दो। अब फिर यहाँ 90% बचा, फिर 90% में मान लो 20% बदला, तो फिर इसको यहाँ से हटा दो रिएक्शन मीडियम से। तो अब यहाँ 70% बदला, फिर 70, ऐसे करके जो है प्रोडक्ट को धीरे धीरे तुम क्या करो, हटाते जाओ। नहीं हटाओगे तो क्या होगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वही प्रोडक्ट फिर वापस रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पता चलेगा कि 20% प्रोडक्ट में बदला, अब इसमें से फिर 10 वापस रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो गया। तो फिर कहाँ फ़ायदा होगा रिएक्शन करवाने का।
तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, इसके लिए कंडीशन है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाते जाओ। तो दोनों केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अधिक से अधिक रिएक्टेंट को आप बदल पाओगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो यही था जो क्वेश्चन है, इसमें अंतिम क्वेश्चन पूरा एक लेक्चर ही बन गया इस ला सातेलिए प्रिंसिपल पे, कि कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने वाले कोई भी फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो वह रिएक्शन चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम में ही रहें, क्योंकि जो सारे फैक्टर आप बोले इसको चेंज करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो जाएगा। तो वह इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए चाहेगा कि जो आप उसमें परिवर्तन किए हो वह परिवर्तन ना होने दें। माने आप टेम्परेचर बढ़ाए हो तो चाहेगा कि टेम्परेचर कम हो जाए, आप प्रेशर बढ़ाए हो तो चाहेगा प्रेशर कम हो जाए, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाए हो तो चाहेगा कम हो जाए, ऐसा। और यही जो है डिसाइड करता है या प्रिंसिपल। 3 फैक्टर इसमें बताए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। चूँकि मॉडल सेट में कंसंट्रेशन दिया है इसलिए आंसर शीट में इसी को एक्सप्लेन किया गया है, बाकी टेम्परेचर और प्रेशर को वैसे ही ओरली समझा दिए हैं, इसको समझ करके ध्यान में रखोगे। मे भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक बार में ना समझ में आए तो थोड़ा सा इसको रिपीट करके देखोगे, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या ला सातेलिए प्रिंसिपल जो है, तो इसको समझने का प्रयास करोगे। तो इस तरह से यह मॉडल सेट 1 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। टोटल 5 लेक्चर्स बन गए इसमें। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।